नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस पटल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए अब सुनते हैं सुश्री अमृता प्रीतम जी द्वारा रचित एक खूबसूरत कहानी, एक खाली जगह का दूसरा भाग। पूरी रात की थकान थी। दिलीप राय चाय का एक प्याला पीकर अपने कमरे में चले गए थे और बड़े कमरे में सिर्फ मुक्ता थी या इस दिन के लिए आई हुई कुछ मेहमान, रिश्तेदार औरतें। कोई रस्म करते समय जब मुक्ता की गोद में डाले हुए बच्चे को उठा लिया गया तो मुक्ता ने थकी थकी आंखों से एक बार कुसुम की ओर देखा। सिर्फ कुसुम थी जिसे मुक्ता इस घर में कुछ पहचानती थी। उसी ने आज नए रिश्ते के सबसे पहले संबोधन से मुक्ता को बुलाया था, भाभी कहकर। कुसुम ने दिलीप राय की माँ की ओर देखा, कहा, चाची, भाभी के लिए सारी रात का जागरण रहा होगा। माँ ने मुक्ता को बड़े कमरे के सोफे से उठाते हुए कुसुम से कहा, दिलीप के बराबर वाला कमरा खाली है, जा भाभी को वहां ले जा, घड़ी दो घड़ी आराम कर लेगी। कुसुम एक पल के लिए शायद किसी सोच में उतर गई, फिर कहने लगी, भाभी 1 मिनट, मैं कमरा ठीक कर आऊं। बाकी कमरों में मेहमान थे। कुसुम ने जाकर देखा, सिर्फ वही कमरा था जिसमें किसी मेहमान को नहीं ठहराया गया था। कुसुम कमरे में गई और उल्टे पैरों वापस आकर मुक्ता को उस कमरे में ले गई। कुसुम ने कमरे में कुछ फल, चाय रखवाई और फिर कमरे का दरवाज़ा भेड़कर जब चली गई तो मुक्ता, जो कमरे में अकेली रह गई थी, खिड़की से पीछे के बगीचे की ओर देखने लगी। बिल्कुल बराबर वाले कमरे में दिलीप राय थे, बहुत पास, पर पूरी एक दीवार की दूरी पर। कुसुम ने ही उस कमरे के आगे से गुजरते हुए बताया था, भाभी आपका असल कमरा यह है, और हंसते हुए मुक्ता के कान के पास मुंह करके कहा था, पर रात को असल कमरा बनेगा। कमरा बगीचे से बिल्कुल सटा हुआ होने के कारण बड़ी ताज़ा हवा से भरा हुआ था। हवा में हल्की सी महक थी। मुक्ता ने बराबर के कमरे में सोए हुए दिलीप राय के एहसास को सांसों में महसूस करना चाहा, पर लगा वह एहसास अभी अजनबी है, सांसों में महसूस नहीं हो रहा है, शायद बगीचे की हवा से भी ज़्यादा अजनबी। और मुक्ता थकी हुई कमरे के पलंग पर बैठने ही लगी थी कि अचानक ख्याल आया, कुसुम 1 मिनट के लिए इस कमरे में आई थी। माँ ने कहा था, कमरा तैयार है। वह फिर भी अकेली आई थी और मुक्ता ने कमरे की चारों दीवारों की ओर देखा और उठकर कमरे की अलमारी खोली। अलमारी खाली थी, सिर्फ एक तस्वीर थी, शीशे में जड़ी हुई, जो एक खाने में उल्टी पड़ी हुई थी। लगा जो ख्याल आया था ठीक था। कुसुम को ज़रूर पता रहा होगा कि यह कमरा उस बच्चे का होता था। कुसुम के मन की यह कोमल सी जगह जैसे मुक्ता के हाथों को स्पर्श कर गई। उसने कांपते हाथों से वह तस्वीर उठाई, देखा बच्चे की तस्वीर थी और जाना कि यह ज़रूर दीवार पर लगी होगी, जिसे अभी कुछ मिनट पहले कुसुम ने उतारकर अलमारी में रखा है। कुसुम ने फिर कमरे की दीवारों की ओर देखा। एक ओर एक उभरी हुई लकड़ी की पट्टी थी, जिस पर लगी हुई कील बड़ी अकेली सी, खाली सी खड़ी थी। मुक्ता ने एक गहरी सांस ली और बांह ऊंची करके उस तस्वीर को फिर उस कील पर टांग दिया। खिड़की से आने वाली हवा में नए पत्तों की महक थी, पर अचानक मुक्ता को लगा जैसे बहुत दिनों के झड़े हुए और गलते हुए पानी, पत्तों की गंध भी हवा में थी।
पलंग पर लेटकर मुक्ता ने थक कर आंखें मूंद ली। नींद की ऊंघ से मुक्ता को लगा कि कुछ आवाजें हैं जो न जाने कहां से उसके कानों में आ रही हैं। यह लड़की तो पहली को भी मात करती है। शी इज रियल ब्यूटी। मैं तभी तो सोच रही थी, न घर न घराना, यह बात कैसे बनी। लड़की तो अच्छी है, पर पैर अच्छे होने चाहिए। उधर बात चली, इधर लड़का जाता रहा। मुक्ता चौंक कर उठ गई, घबराकर दीवारों की ओर देखा, फिर खिड़की की ओर, बाहर पेड़ों की ओर, जहां इस समय बगीचे में घर आए मेहमान थे। लगा यह सब कुछ जो हवा में है, हवा में ही ठहरा रहेगा। शायद यहाँ इस मिट्टी में उगकर पेड़ों की भांति फैल जाएगा। जो भी बातें हवा में थी, मुक्ता ने पत्तों की साएं साएं की तरह सुनी, पर कोई भी उदासी कानों को ऊपरी नहीं लग रही थी, जैसे ये आवाजें उसने पहले सुन रखी हों, अपने भीतर से। घर में मौत की एक गंध थी, पर वह स्वाभाविक थी। मुक्ता को लगा जो उससे भी बढ़कर है, वह कुछ और है। शायद घर में नहीं, उसके अपने अंतर में है। एक भय सा आया। सिर्फ मैं नहीं, शायद दिलीप राय भी उस गंध को जानते हैं। और शायद किसी दिन वह मुझसे बहुत नफरत करने लगे। रात आई। यह अक्टूबर का महीना था, खुले मौसम का, पर रात ठंड का एक कंपन सा लेकर आई। कंपन शायद मौसम का नहीं था, मुक्ता के मन के भय का था, पर वह गर्दन की नसों तक फैल रहा था। बाहर एक गर्माहट की ओर सुख की अनुभूति थी। कमरे के दरवाजों और खिड़कियों पर वेलवेट के पर्दे थे, जिसका रंग दीवारों के रंग के समान गंभीर था, इतना कि उनका अस्तित्व भी दीवारों का हिस्सा प्रतीत होता था। और फर्श पर कोई 2 बालिश ऊंचा और चौकोर पलंग था, जो फर्श का ही एक उभरा हुआ अंग लगता था। रोशनी सिर्फ एक गोल लैंप की थी, जो मोटे और सुलगते हुए कोयलों की शक्ल में थी, सुर्ख लाल। और कमरे में और कोई चीज नहीं थी। दिलीप राय की माँ जब मुक्ता को अकेले इस कमरे में छोड़कर चली गई, मुक्ता ने दहकते हुए कमरे की गर्माहट को अपने अंगों में महसूस किया, पर ठंड का जो कंपन सा उसकी गर्दन की नसों में उतर रहा था, वह भी उसी तरह उसके अंगों में फैलता रहा। देखा, कमरे में एक पलंग के सिवाय बैठने के लिए और कोई चीज नहीं है। मुक्ता खड़ी रही। ख्याल आया, हर लड़की ब्याह की पहली रात जिस कमरे में दाखिल होती है, कभी उस कमरे का मालिक उसके स्वागत के लिए वहां नहीं होता। और हर लड़की एक अजनबी कमरे में एक दखल अंदाजी की तरह पांव रखती है। और मुक्ता हैरान हुई। यह रिवाज है, पर शायद इस पर कभी किसी ने नहीं सोचा, इसलिए इसे कभी नहीं बदला। कमरे की जलते हुए कोयलों जैसी लाल रोशनी कमरे में फैली हुई नहीं थी। वह पलंग के एक ओर कोयले के ढेर की तरह फर्श पर पड़ी हुई थी। इसलिए मुक्ता कुछ देर तक कमरे के एक कोने में बनी पत्थर की उस छोटी सी रौंस को नहीं देख सकी, जिस पर एक तस्वीर पड़ी हुई थी। पर उसकी आंखें जब कमरे के अंधेरे से और एक जगह पर गुच्छा होकर पड़ी हुई रोशनी से परिचित हुई, तो उसने किसी किताब की तलाश में इधर उधर देखा। अपने आप उस बिस्तर पर बैठना बहुत अजीब लगा, जो अभी तक उसका नहीं था और आज तक किसी और का था। सोचा, कमरे में पड़ी हुई कोई किताब मिल जाए तो वह फर्श पर रोशनी के पास बैठकर किताब पढ़कर इंतजार का समय बिता लेगी। वही कुछ स्वाभाविक हो सकता था। इस तरह कमरे में खड़े रहना
उसके लिए स्वाभाविक नहीं हो रहा था। इसलिए किसी किताब को ढूंढते ढूंढते जब वह कमरे को गौर से देखने लगी, एक कोने में बनी हुई पत्थर की उस छोटी सी रॉन्स को देखा जिस पर एक तस्वीर पड़ी हुई थी। पास गई, देखा तस्वीर बच्चे की थी और उसकी माँ की। कमरा नहीं, कमरे में अपना आप बिल्कुल अजनबी लगने लगा। बाहर हवा शायद तेज हो गई थी। कमरे की खिड़कियां बंद थीं, पर दीवारों के साथ लगकर कुछ तेज तेज सांस लेती लग रही थी। दरवाजे के पर्दे ने भी एक गहरी सांस ली और पैरों तक हिल गया। मुक्ता ने देखा, दिलीप राय कमरे में आए हैं। मुक्ता शायद दिन में देखी हुई मुक्ता से भी इस समय अधिक सुंदर लग रही थी। दिलीप राय उसकी ओर देखते रह गए, फिर संभले, धीमे से मुस्कुराए और पास होकर कहने लगे, इसी तरह खड़ी नहीं, थक नहीं गई? बिजली के कोयलों में से जैसे एक छोटी सी चिंगारी उठी। मुक्ता ने कहना चाहा, कमरे ने बैठने के लिए कहा ही नहीं, पर वह कह न सकी। बिजली के कोयले एक सार जलते रहे, मुक्ता भी। दिलीप राय ने बैठने के लिए पलंग के पास आकर मुक्ता के कंधों पर अपनी बाह रखी और पलंग की पट्टी के पास आकर रुक गई मुक्ता से कहा, मेरी पसंद पर रश्क आया है या नहीं? मुक्ता के होंठ जरा से मुस्कुराए। दिलीप राय का प्रश्न सीधा था, उनके मन से जुड़ा हुआ, पर मुक्ता को लगा जैसे वह क्या खोया और क्या पाया का कुछ हिसाब सा लगा रहे हों। मुंह से निकला, बहुत उदास हो? ये मुक्ता के पहले शब्द थे जो दिलीप राय के सामने मुंह से निकले। वह कुछ चौंक से गए। उदास? मुक्ता ने कमरे के उस कोने की ओर देखा जहां बच्चे की और उसकी मां की तस्वीर थी। पलंग की पट्टी के पास खड़े दिलीप राय की इस समय उधर पीठ थी। उन्होंने मुक्ता की दृष्टि की दिशा में गर्दन मोड़कर देखा, फिर चुप हो गए। शायद सोच नहीं सके थे कि आज की रात की पहली बात अतीत से जुड़ी हुई होगी। मुक्ता के भीतर से शीत का एक कंपन उठकर उसकी उंगलियों के पोरों तक फैल गया और उसका हाथ जो ठंडा हो गया था एक विवशता की सी दशा में दिलीप राय के पहलू से छू गया, शायद किसी गर्माहट की खोज करता हुआ। दिलीप राय ने मुक्ता को पूरी बाह में लेकर अपने से सटा लिया। आंखें बंद सी हो गईं, मुक्ता की भी। मुक्ता को लगा जैसे वे दोनों मौत की ठंड से बचने के यत्न में जिंदा मांस की गर्माहट खोज रहे हों। बिजली के कोयलों की शक्ल में बनी हुई हांडियों के स्विच पलंग की पट्टी पर कुछ इस तरह लगे हुए थे कि जितने कोयले चाहे बुझाए जा सकते थे। दिलीप राय ने कुछ स्विच दबाकर केवल एक कोयला जलता रहने दिया, बाकी बुझा दिए। सचमुच एक ऐसी ठंड थी जो दोनों के अस्तित्व को किसी जगह अपने में लपेट रही थी और जिसे केवल एक दूसरे की आग का सेक चाहिए था। रात ऐसे बीती कि मांस के ठंडे हाथ सारी रात मांस की कांगड़ी सेकते रहे। रात का अंतिम प्रहर आया। रात की गर्माहट से भरा हुआ और बिस्तर की सफ़ेद चादर पर दो शरीर जल जलकर बुझे हुए से राख के गर्म ढेरों की तरह पड़े हुए थे। सवेरे का उजाला शायद होता है। मुक्ता की आंख खुली तो पलंग के दो सिरे एक दूसरे से बहुत दूर लगे, इतने कि उसने घबराकर बाह फैलाई दिलीप राय की बाह थामने के लिए, पलंग के दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए। पर देखा दोनों के बीच एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है जिसके ऊपर से बाह नहीं ले जा सकती। दिलीप राय की जिंदगी में मुक्ता पहली औरत नहीं थी,
पर मुक्ता की जिंदगी में दिलीप राय पहला मर्द था और पहले मर्द के साथ बीती पहली रात मुक्ता के लिए भयानकता की सीमा तक सुंदर थी। एक संपूर्ण अस्तित्व के लिए जागी हुई प्यास, इतनी कि सवेरे के उजाले में वह दिलीप राय की ओर एकटक देखती रही। लगा अभी एक घूंट पानी भी उसने होठों से लगाकर नहीं देखा है और उसके होठ बहुत प्यासे हैं। पर दिलीप राय को इससे विपरीत एहसास हुआ, एक उस प्यास की तृप्ति का जो पहले कभी उन्होंने अनुभव नहीं की थी। औरत को पहले भी शरीर से लगाया था, पर लगा आज जैसी रात का पहले कभी उन्होंने अपने शरीर से स्पर्श नहीं किया। उन्होंने भी सवेरे के उजाले में मुक्ता को हैरानी से देखा, पर दोनों ने अपनी हैरानी के अर्थ समझे, दूसरे की हैरानी के नहीं। इसलिए चाय की मेज पर एक अजीब खामोशी छा गई, इतनी कि खामोशी जैसे आंखों से देखी जा सकने वाली चीज हो और जिससे घबराकर दोनों ने आंखें परे कर ली। दिलीप राय काम पर चले गए। घर के मेहमानों में से 3 रात की गाड़ी से चले गए थे और एक अभी सवेरे की गाड़ी से। माँ अभी 2 दिन और रहने वाली थी, पर कुसुम आज तीसरे प्रहर वापस बंबई जा रही थी। इसलिए मुक्ता अकेली हुई तो कुसुम उससे छोटे छोटे मजाक करती रही। फिर अचानक गंभीर होकर कहने लगी, भाभी, एक बात की मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कल मैंने बहुत चाहा था कि घर में लगी हुई तस्वीरें उतार दूँ। चाची मान गई थी, पर भाई साहब नहीं माने। मैं जानती हूँ एक तस्वीर उनके कमरे में है, रात को, आपकी पहली रात को भी। मुक्ता ने आंखें झुका ली, धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कल तुमने छोटे कमरे में से एक तस्वीर उतारकर अलमारी में रख दी थी, पर क्यों? मैंने फिर वही टांग दी थी। दोपहर को माँ ने उस अलमारी की चाबी मुक्ता को दी जिसमें उसके लिए खरीदे हुए कपड़े रखे हुए थे और वह सूटकेस भी जो मुक्ता अपने साथ लाई थी। कुसुम उसके साथ सूटकेस के कपड़े अलमारी में रखवाती रही। उसी ने बताया, पहले भाभी के कपड़े भी बहुत बढ़िया नए पड़े हुए हैं, पर चाची ने उनमें से कोई कपड़ा आपकी अलमारी में नहीं रखवाया, इसलिए कि शायद आपको यह बात अच्छी न लगे। अचानक मुक्ता को लगा किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा है। यह भी महसूस हुआ यह हाथ कपड़ों के उस बंद ट्रंक में से निकल कर आया है जो घर की माँ ने न जाने कहाँ, शायद कुछ ट्रंकों के नीचे दबा कर रख दिया है। मुक्ता के हाथ अलमारी में कपड़े रखते हुए ठिठक गए। हाथ का स्पर्श कंधे से नीचे को उतरता हुआ रीढ़ की हड्डी में फैल गया। मुक्ता ने फटी फटी आंखों से अलमारी की ओर देखा। यह सोने के कमरे की दूसरी अलमारी थी, उस पहली के नाप की ही, जिसमें से सवेरे दिलीप राय ने अपने कपड़े निकाले थे। पूछने की आवश्यकता नहीं थी, दिखाई दे रहा था कि यह अलमारी उसी की थी जिसके कपड़े इसमें से निकालकर अब किसी ट्रंक में बंद कर दिए गए थे। चीजों में शायद बरतने वाले का कुछ सदा के लिए समा जाता है। लोहे में भी, लकड़ी में भी। मुक्ता को अलमारी में से एक हल्की सी गंध आई। एक लंबी सांस भरकर देखा, पर जान नहीं सकी कि यह गंध किसी के हाथों की थी या लकड़ी में समाई हुई किसी इत्र फलेल की। होठों के पास सोच की एक लकीर सी खिंच गई। अगर लकड़ी और लोहे में से कोई गंध समाई रह सकती है तो उस बदन में भी जरूर होगी जो रोज बाहों में लपेट कर रखता था। पिछली रात को याद में लाकर मुक्ता ने दिलीप राय के बदन को जैसे फिर छुआ। बाह से लिपटकर एक गहरी सांस भरी, पर कुछ याद नहीं आया।
शायद शरीर की जलती हुई आग के समय केवल आग की गंध होती है और किसी चीज की नहीं, और शायद सब कुछ उसमें भस्म हो जाता है। मुक्ता के विचार को कुसुम ने तोड़ दिया। पूछ रही थी, भाभी क्या सोच रही हैं? मुक्ता ने पहली बार जाना कुछ विचार किसी गंध के समान होते हैं, हाथ से पकड़कर किसी को दिखाए नहीं जा सकते, हर समय होते भी नहीं। मेघ बरसने के समय स्वयं ही आ जाते हैं, घरों के कोनों में गुच्छा से होकर बैठ जाते हैं और फिर धूप निकलने पर न जाने कहाँ चले जाते हैं। भाई साहब को कच्चे कीमे के कबाब बहुत पसंद हैं। एक फिसलते रेशम की साड़ी को तह करते हुए कुसुम ने अचानक कहा। कच्चे कीमे के? मुक्ता ने चौंक कर कुसुम की ओर देखा। कुसुम बताने लगी, वह जब बंबई आते हैं मैं उन्हें बनाकर खिलाया करती हूँ। थोड़ी मेहनत लगती है, पहली भाभी कभी नहीं बनाती थी। तुम मुझे सिखा दो, मुक्ता ने कहा और उसके मन में एक हंसी सी आ गई। याद आया, माँ कई बार कहा करती है कि मर्द का मन जीभ में होता है। मैं आपको कागज पर सारा तरीका लिख देती हूँ, मुश्किल नहीं है, सिर्फ जरा मेहनत करनी पड़ती है। और कुसुम जब कागज पर लहसुन का, बड़ी इलायची का और अंडों की जर्दी का हिसाब लिख रही थी, मुक्ता को लगा जैसे वह एक अधेड़ औरत की तरह किसी सयाने से वशीकरण मंत्र लिखवा रही हो। कुसुम लिखने के साथ साथ जुबानी भी बता रही थी कि कैसे कच्चे कीमे को पहले सिलबट्टे से पीसना होता है, और साथ ही हंस भी रही थी। पर भाई साहब को तो खाते समय पता ही नहीं लगेगा कि क्या खा रहे हैं। वह तो भाभी बस आपको ही देखते रहेंगे। देखा था सवेरे चाय के समय वह बस आपको ही देखे जा रहे थे। चाची भी भीतर जाकर हंसती रही थी। मुक्ता को ख्याल आया, सवेरे वह भी तो उनकी ओर देखती रही थी। कुसुम ने यह भी देखा होगा, माँ ने भी। और विचार उधर चला गया जिधर रात को सोने के कमरे के कोने में एक तस्वीर पड़ी हुई थी और जो सारी रात उसे देखती रही थी और जिसने सारी रात आंखें नहीं झपकाई थी। गले के पास जैसे आवाज नहीं थी, पर बाकी सब अंगों के पास थी, केवल अंगों को सुन पड़ने वाली। दूसरी रात आई, पर उसे पहली के बाद दूसरा कहना भी जैसे उसका अपमान हो। दिलीप राय ने महसूस किया, यह रात भी पहली है, नई और कुंवारी। एक आश्चर्य मन में उठा, क्या हर रात का पहली बार आना संभव है? आगे भी संभव होगा। समझ में नहीं आ रहा था कि इस कोमल सी और रेशम के गुच्छे जैसी लड़की के पास क्या है जिसके अंदर उनका शरीर रेशम के कीड़े की तरह लिपटता जा रहा है। नहीं, उन्हें लगा कुछ है जो वह सब कुछ देने के बाद भी अपने पास रख लेती है, बचा लेती है, और जिसे पाने के लिए पूर्ण संतुष्टि में अलसाया हुआ शरीर फिर उसकी ओर देखता है, उसकी ओर बढ़ता है। मुक्ता ने इस रात को कुछ जाना, पर दिलीप राय के अर्थों में नहीं, बल्कि अपने अर्थों में, बड़े निजी अर्थों में, कि रात की ये घड़ियां हवन की आग की तरह जलती हैं और उसमें जो कुछ भी दिलीप राय का उससे अलग है, अकेला है, वह सब हवन की सामग्री की तरह भस्म हो जाता है, और जो सच बाकी रह जाता है वह केवल आग है। मुक्ता ने यह भी जाना कि हर नया दिन उस पाले से ठिठुरता हुआ दिन होगा जिसमें घर के छोटे बड़े काम उन छिपटियों तिनकों को इकट्ठा करने के समान होंगे जिनके आश्रय से यह रात की आग जलानी होगी। दिन के पाले से घबराकर, अपने अपने अकेलेपन से घबराकर, और शायद हमेशा, सारी उम्र, क्योंकि आज भी
रात के चौथे प्रहर में मुक्ता को वही अनुभूति हुई कि पलंग के दो सिरे एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इतने कि एक सिरे की ओर सोई हुई मुक्ता का दूसरे सिरे पर सोए हुए दिलीप राय तक हाथ नहीं पहुंच रहा है। आज इस चौथे प्रहर के बाद मुक्ता को नींद नहीं आई। अभी छुटपुट ही था जब वह उठी और घर के पीछे बगीचे में चली गई। हर बूटे को, हर टहनी को हाथ से छुआ, जैसे उसे पत्ते पत्ते की पहचान करनी हो। और भोर के प्रथम प्रकाश में मुक्ता ने कुछ फूल और पत्तियां तोड़ी, पानी के एक गिलास में उन्हें तरतीब से सजाया और कमरे में लौट आई। कमरे में बस फर्श था और पलंग, इसलिए फूलों को रखने के लिए केवल एक ही जगह थी। जहां दृष्टि पड़ी, दीवार के कोने वाले पत्थर की वह रौस जहां वह तस्वीर पड़ी हुई थी, इसलिए मुक्ता ने वह फूल भी तस्वीर के पास ही रख दिए। मुक्ता ने जब फूल तोड़े थे उसे तस्वीर का ख्याल नहीं था, पर कमरे में आई तो उस तस्वीर ने जैसे वह फूल मांग लिए। वह नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन फूल तस्वीर के पास रख दिए तो सोचती ही गई। कुछ फूल सिर्फ किसी कब्र पर चढ़ाने के लिए उगते हैं। शायद मैं भी। दोस्तों, जैसे दिलीप राय की जिंदगी में किसी खाली जगह को भरने के लिए आई मुक्ता और उसका ये नव जीवन किस राह जाता है और उन दोनों की यह कहानी क्या करवट लेती है, सुनेंगे कहानी के अगले और अंतिम भाग में। तब तक मैं शैली नारायण आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी और प्रस्तुति से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और प्रेममय रहें। नमस्कार।